हेलो एवरीवन, मैं आसिया क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमने भाषा और व्याकरण का इसके पहले क्लास में अध्ययन किया था। तो भाषा क्या होती है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप उस पर जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के भेद। तो व्याकरण के मैंने आपको भेद बताए थे कि व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार सबसे पहले देख लेते हैं। तो वर्ण विचार जिसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, कि वर्ण कैसे होंगे, अक्षर कैसे होंगे, उनका उच्चारण क्या होगा, लेखन किस तरह से किया जाएगा, ये जहाँ पर अध्ययन किया जाता है वो होता है वर्ण विचार। उसके बाद आता है आपका शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? शब्द विचार इसके अंतर्गत शब्दों के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति का प्रयोग और इस तरह से उसका अध्ययन किया जाता है कि शब्द किस तरह से हम शब्दों में वर्णों को रखें कि उसका एक सार्थक अर्थ निकले। इसी प्रकार आपका होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य विचार वह होता है कि जिसमें आप वाक्यों की रचना, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों का प्रयोग, कहाँ पर आपको विराम चिन्ह देना है, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करना है, इसका अध्ययन किया जाता है, जिससे एक सार्थक अर्थ निकले, उसका अर्थ निरर्थक ना हो जाए। वहाँ पर आपका होता है क्या? आपका होता है वाक्य विचार। तो अब हम अध्ययन करेंगे वर्ण विचार की। इस वर्ण विचार में वर्णों को सबसे पहले जान लेते हैं। वर्ण क्या होते हैं? संसार में बहुत सारी ध्वनियां हैं, बहुत सारी अनेक ध्वनियां हैं। मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। संसार में भी तरह तरह की ध्वनियां निकलती रहती हैं। तो क्या वो भाषा में वर्ण के अंतर्गत आते हैं? नहीं, भाषा के अंतर्गत केवल कुछ ध्वनियों को ही आचार्यों ने स्वीकृति दी है। उनके कुछ चिन्ह अंकित किए हैं। उन चिन्हों के आधार पर अगर देखा जाए तो भाषा में जो सबसे छोटी ध्वनि की इकाई है उनको वर्ण कहते हैं। ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम कहते हैं वर्ण। ये जो ध्वनि है इनके और छोटे खंड नहीं किए जा सकते हैं, वो होते हैं आपके खंड। वर्ण विचार में वर्णों को सबसे पहले जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। जब वर्ण है तो वर्ण की माला भी होगी, क्योंकि वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों की माला। वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह। आचार्यों ने जो वर्णों को एक समूह में एक बनाया हुआ है कि इस तरह के बाद ये होगा, रचना में मतलब एक गति में आ जाए, तारतम्यता आ जाए, उसको कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो किसी भी भाषा की मूल ध्वनि चिन्हों को व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जो ये आपने व्यवस्थित कर दिया है, आचार्यों ने जो व्यवस्थित कर दिया है, इसको हम कहते हैं वर्णमाला। इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इनको हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आचार्यों ने इसको वही स्वीकार किया है, इसलिए इसको कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के भेद देख लेते हैं। वर्ण, अब जब हम वर्ण का वर्णन कर रहे हैं, वर्ण का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें इसके भेद को भी जानना आवश्यक है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 ही इसमें वर्ण के भेद होते हैं। स्वर क्या होते हैं वर्ण, और ये आपके व्यंजन क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो वर्ण विचार में हमने 2 भाग बताए कि स्वर और व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर का अध्ययन करेंगे। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय
हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है उसको कहते हैं स्वर। यानी कि वो जब उच्चारण हम उनको करते हैं तो हमारे मुंह में कहीं पे हमारी जिह्वा हमारी टंग जो है ज़बान कहीं इधर उधर टच नहीं करती है, वो एकदम आराम से मुख से आपके मुंह से बाहर आ जाती है। उच्चारण के समय कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं स्वर। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल्स बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 बताई गई है। अभी मैं आपको इसको काउंट करके भी बताऊंगी। तो इनकी संख्या 11 बताई गई है। तो ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ए ओ औ, ये कुल मिला के 11 हैं। अभी मैं इनको जब इनके और विभाग करूंगी तो मैं आपको इसको एकदम क्लियरली आपको बता दूंगी। तो अब हम देख लेते हैं स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसको बांटा गया है। इसको कैसे बांटा गया है? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इस स्वर के भेद किए गए हैं। तो ये हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब हम जान लेते हैं कि ये स्वर होते क्या हैं। तो इसके बारे में अध्ययन करने के पहले हम देख लेते हैं इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया कि स्वर कौन कौन से होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, और ये इसका अगर हम देखें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, ये जितने भी हैं ये सब आपके स्वर हैं। ओम भी इसका जो ये है इसके बारे में आगे हम अध्ययन कर लेते हैं। तो ये जो हर्ष स्वर होते हैं सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हर्ष स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। यानी कि इनको बोलने में सबसे कम समय लगे उसको कहते हैं हर्ष स्वर। ये अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो ये 4 हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। तो कितने हैं इनकी संख्या? इनकी संख्या 4 है। ठीक है, इनकी संख्या 4 है और ये इनको कहने में, इनको उच्चारण करते समय सबसे कम लगता है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगे। मान लीजिए कि 0.1 सेकेंड लगता है हर्ष स्वर कहने में, तो इसको कहने में जस्ट उसका डबल 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो उससे दुगना समय लगता है। दुगना समय जिसमें लगे वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, इनकी संख्या आप देख लीजिए 7 है और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो दोनों मिला के कितनी हुई? 11। तो आचार्यों ने हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या 11 ही बताई है। तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे, यानी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गुना, तो वहां पर होता है प्लुत स्वर। इसका चिन्ह ये देखिए आप, एस जैसा है। इनका चिन्ह इसके जैसा होता है, एस जैसा होता है। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट एस है उससे उसकी तरह लगाया जाता है। 3 गुना समय लगता है। तो ये जो इनको पुकारने के लिए, रोने के लिए, ज़ोर से गाते समय जब गाना गाया जाता है तो जब उससे ज़्यादा समय लगता है तो वहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह उसको लिखने के लिए लगाया जाता है। प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका अधिकतर प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी में कभी कभार कहीं हो जाता है, लेकिन अधिकतर इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका अधिकतर प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा के विषय में जब मैं वीडियो अगली अपलोड करूंगी तो मैं इसके बारे में, जब माहेश्वर सूत्र वगैरह बताऊंगी तो इसके बारे में वर्णन करूंगी। अब हम जान लेते हैं कि मात्राएं क्या होती हैं।
प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। आप जब कोई स्वर बोलते हैं तो उसका अपना एक चिन्ह भी होता है, और ये चिन्ह जो होते हैं ये मात्राएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मात्राएं कहलाती हैं। ये मात्राएं कब ये इस्तेमाल होती हैं, इनका प्रयोग कब होता है? इनका प्रयोग उस समय किया जाता है जब ये किसी व्यंजन के साथ मिलती हैं। जब ये किसी व्यंजन के साथ इनका प्रयोग ये किया जाता है, मिलाया जाता है, तब ये क्या होता है? तब इनका प्रयोग आप मात्राओं के रूप में कर सकते हैं। तो ये मात्राएं जो होती हैं ये प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तब ये मात्राएं बनती हैं। प्रत्येक स्वर के साथ मिली हुई ये स्वर की जो रूप होता है ये मात्रा होती है। तो ये आप देख लीजिए, ये स्वर और व्यंजन में जो आगे इसके लिए बहुत आवश्यक है, व्यंजनों के साथ भी आपका आएगा। तो देखिए, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़ा आ की मात्रा ये एक खड़ी पाई के तैसी होती है। छोटी ई की मात्रा कैसी होती है? इधर की तरफ से पहले लगती है, बड़ी ई में आप देख लीजिए कैसे लगी है। छोटा ऊ की मात्रा नीचे लगती है, बड़ा ऊ की भी नीचे ही लगती है, लेकिन अपोजिट साइड में री जो है इस तरह बनता है। ए की मात्रा एक अकेले लगती है। तो ये आप देख लीजिए, और इसी तरह आगे मैं बताती हूँ, लेकिन पहले इसके देख लीजिए। जब ये स्वतंत्र रूप से अनार लिखा जाता है तो अनार ये छोटा आ की मात्रा अकेले कुछ नहीं होती है। बड़ा आ में देखिए, जब हम स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो क्या होता है? मात्रा के रूप में ये आ जाता है। बड़ा आ की मात्रा किस तरह ये इस्तेमाल होता है, प्रयोग किया जाता है मात्रा के रूप में जब ये व्यंजन के साथ आते हैं। छोटी ई से इमली जब स्वतंत्र रूप में इनका आकार ये रहता है, लेकिन जैसे ही इसका प्रयोग हम करते हैं व्यंजन के साथ तो ये मात्रा के रूप में ऐसे आ जाती है। जब हम बड़ी ई लिखते हैं, ईख लिखा, स्वतंत्र रूप से अपने आकार में आई, तो ये क्या हुआ? इसका आकार कुछ ऐसा हुआ। लेकिन जैसे ही इसने अपने खुद को किसमें व्यंजन के साथ लगाया तो इसका रूप बदल लिया इसने। उल्लू, ऊन, फूल, ऋषि, एड़ी, ये सब देखिए स्वतंत्र रूप से अपने अपने रूप में आए हैं, किंतु जैसे ही ये व्यंजन के साथ आते हैं इन्होंने मात्राओं का रूप ले लिया। इसी तरह देखिए, ये आगे ए की मात्रा लगी हुई है, फिर ये ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये सब में देखिए अपने स्वतंत्र रूप में आए हैं। और उसके बाद देखिए इधर की तरफ क्या है? जब ये व्यंजन के साथ मिले तो ये मात्राओं के रूप में आ गए। छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा का जब हम प्रयोग करते हैं तो व्यंजन के साथ हमेशा नीचे लगता है, लेकिन रा एक ऐसा विशेष व्यंजन है जब ये लगता है, वो इसके साथ ऊ लगता है तो हमेशा ये इस तरह से इसके साइड में लग जाता है। देखिए लगा है ना? तो ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ हमेशा रा के साइड में बगल में लग जाता है। और ये जो है देखिए, आपने जब रुपया देखा होगा 500 रुपये, 2000 रुपये, 10 रुपये, यानी छोटी बड़ी कोई भी नोट में आप या कहीं पे भी रुपया लिखा हुआ देखिए तो हमेशा रा के साथ या रा के साथ कहीं पर भी इस तरह से कोई ऊ की मात्रा जोड़ती है किसी भी शब्द को बनाने में, तो सदैव ये इसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अगर कोई नीचे लगाता है तो वो गलत माना जाएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लिख देते हैं, रूप लिख देंगे, रुपया लिख देंगे और मात्राओं को क्या करेंगे? नीचे लगा देंगे। इसमें त्रुटि पूछ लेंगे, क्या त्रुटि है, तो ये त्रुटि पूछी जाती है। इसी तरह ये रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी। अगर देखिए कोई वर्ड है खून, खून में अगर हम खा है, खा के नीचे लगाएंगे, लेकिन जब वही रा के साथ लगता है हम लिखते हैं रूप, ठीक है, रूपल, रूपेश, हाँ, कुछ इस तरह के शब्द लिखेंगे तो रा में बड़ा ऊ की जहाँ पे मात्रा वो उसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। अब हम देख लेते हैं री स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। अधिकतर री का प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है और तत्सम शब्द लेकिन जब हम हिंदी में लिखते हैं, जब हम संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों लिखते हैं यानी तत्सम शब्द लिखते हैं, तब अधिकतर री का प्रयोग किया जाता है। ये इसका तो रूप यही है, री है, लेकिन जब ये हम हिंदी में इसको बोलते हैं तो रा में छोटी मात्रा री, इसी का उच्चारण करते हैं, री का उच्चारण किया जाता है। लेकिन री वास्तव के ये किसका भाषा है? ये री जो है संस्कृत भाषा में अधिकतर प्रयोग किए जाती है। तो जैसे ऋतु है, ऋषि है, दृष्टि है,
मतलब कि ये जो री से इस्तेमाल होता है, ऋतु, ऋषि, ऋण, ये सब जितने भी हैं जब हम री से प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये ही री आपके आ जाती है किसी व्यंजन के साथ, तो वो उसके नीचे छोटा सा अपना मात्रा लगा देती है और वो री हो जाती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। जब रा को किसी व्यंजन के पहले जोड़ा जाता है, जब रा को किसी व्यंजन के पहले जोड़ा जाता है तब क्या होता है? अगर हमने किसी व्यंजन के साथ जोड़ा रा को, यानी कि कोई व्यंजन या है जैसे, या कोई व्यंजन का है ऐसे, तो ये जो हम इनको जोड़ते हैं तब ये कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? जैसे का के पहले हमने रा को जोड़ दिया, ठीक है, तो ये कैसे जोड़ेगा? या के पीछे देखिए ये ऊपर लग जाता है। जब रा को किसी व्यंजन से पहले जोड़ते हैं तो उसे व्यंजन के ऊपर लिख देते हैं, छोटा सा, जैसे हम री बनाते हैं ना वैसा ही शेप में ऊपर थोड़ा सा बना देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? रा इस तरह से लिखा जाता है। और इसके शब्द देख लीजिए, जैसे स्वर्ग है, हाँ, स्वर्ण है, कर्क है, ये सब शब्द क्या हैं? ये आपके क्या हैं? ये रा को जो है हमने किसी भी व्यंजन के पहले जब रा व्यंजन प्रयोग किया तब ये रा ने इस प्रकार अपना रूप बदलकर उस दूसरे वाले व्यंजन के ऊपर लग जाते हैं। तो जब रा को किसी अन्य व्यंजन के बाद जोड़ा जाता है उस स्थिति में रा कैसे लिखा जाएगा? तो जब रा को किसी अन्य व्यंजन के बाद जोड़ते हैं तो उसे पहले व्यंजन के नीचे लिखते हैं। जैसे ये पा है, पा के नीचे हमने रा जोड़ दिया तो ये प्रा बन गया। प्राण है, प्रतिष्ठा है, प्रतीक है, प्रदेश है। इसी तरह का के नीचे साथ लगेगा, का के बाद रा, क्रम है, क्रमांक है। इसी तरह खा से, गा से ग्रीवा है, ग्रह है। फिर इसके अलावा आप घा, चा, पा किसी के नीचे भी आप लगाते हैं तो ये हमेशा नीचे ही लगता है और ऊपर ये नहीं लगता है। ये जब रा पहले आता है और व्यंजन बाद में होता है तब ये रा ऊपर हो जाता है, और जब रा किसी अन्य व्यंजन के बाद आता है तो वो नीचे हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। पर्वत, तो पर्वत हम जब लिखेंगे तो पा रा आता है जैसे, वैसे ही अगर हम प्राण लिखेंगे तो पा और रा में पर्वत में तो नहीं लगेगा, लेकिन प्राण में पा के साथ रा जो आ रहा है, पा के बाद रा आ रहा है। और क्रम में क्या आ रहा है? क्रम में क्या आ रहा है? का के पहले क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है रा। लेकिन अगर कार्य लिखे या के ऊपर आ रहा है, स्वर्ग लिखें तो गा के ऊपर जा रहा है, यानी रा पहले गा के आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आपका टीईटी, टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी का परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो टा और डा के साथ जब रा जोड़ते हैं, ऐसी स्थिति में ये रा का क्या रूप होगा? टा और डा के साथ जब रा जोड़ते हैं तब ये टा जो है रा के साथ मिलकर इस तरह से छोटा सा अपोजिट वी बनता हुआ दिखाई देता है। डा के साथ भी यही है, ये अपोजिट वी की तरह आ जाता है। टा और डा दो एक ऐसे व्यंजन है जिनके साथ रा व्यंजन को जोड़ने पर कुछ इनका रा का रूप इस तरह से हो जाता है, जैसे ट्रक, ड्राइवर। ये जो है ऐसे शब्द हैं, ऐसे व्यंजन हैं जो व्यंजन के साथ व्यंजन पे मिलने पे कुछ इस तरह से ये रूप ले लेते हैं। फिर आता है अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? अयोगवा अंग और आहा दो ऐसी ध्वनियां हैं। एक होता है अंग और आहा। अंग से अंगूर, आहा से कुछ नहीं, पढ़ते हैं ना। तो अंग और आहा ऐसे दो ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। ये स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, ठीक है। और इनको अगर हम कहें तो इन्हें अयोगवा कहते हैं। इनका अर्थ है जो योग ना होने पर भी साथ रहें, यानी ये अयोग हैं लेकिन ये फिर भी साथ हैं। अंग और आहा स्वरों और व्यंजनों में न रहने पर भी इनके साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? इसका उच्चारण जब हम बोलने में करते हैं, जब हम बोलते हैं इसको, ये देखिए पहले, सबसे पहले
ये जैसे कि अनुपात का निशान होता है वैसे ही इसका चिन्ह होता है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो बोलने में ये हा की ध्वनि देता है, हा के समान ही रहता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है, यानी कि जब कोई व्यंजन खत्म होता है तो वहीं पर इसको लगा देते हैं। इसका चिन्ह मैंने बताया कि ये आपका कैसे होता है, अनुपात के जैसा होता है। जैसे दुख, दुख में दुख, ये दुख जो है हम दुख बोलते हैं, हम सब दुख बोलते हैं, लेकिन वास्तव में दुख है। ये इसमें बीच में एक हल्की सी हा की ध्वनि आती है, प्रातः, ये हा की आवाज आ रही है ता के बाद प्रायः। तो ये जो चीजें हैं ये आपका ये क्या है, विसर्ग है। जैसे दुशासन, दुशासन यानी कि दू के आगे ये जो छोटे छोटे 2 पॉइंट लगे होते हैं, 2 बिंदु लगे होते हैं, ये आपके विसर्ग होते हैं। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि क्या होता है? कोई आपसे पूछे आगत ध्वनि, तो आगत ऐसी ध्वनियां हैं जो हमारी भाषा हिंदी की भाषा से नहीं है। ये अंग्रेजी से आए हुए शब्दों को जब हम त्यों का त्यों लिखते हैं तो अब हमें इनके लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाती हैं आपकी आगत ध्वनियों में आए हुए शब्दों के चिन्ह, या अंग्रेजी से और हिंदी भाषा में आ गए हैं। यानी ये हिंदी के शब्द नहीं है, हिंदी के मूल शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी के मूल शब्द हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही होता है, लेकिन हिंदी लिखते समय हम जब ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं तब हमें ये लगाना पड़ता है। जैसे इसका चिन्ह पहले से आप जान लीजिए, जैसे कि चंद बिंदु होता है ना, तो इसमें चंद सिर्फ है, बिंदु नहीं है, तो ये चंद जैसा जो होता है ये आगत ध्वनि है। जैसे डॉक्टर है, कॉफी है, टॉफी है, जब ये सब लगाते हैं लिखते हैं तो उनके ऊपर इस तरह के हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हलंत, हलंत क्या होता है? ऐसी ध्वनियां जिनका पूर्ण प्रयोग तो स्वतंत्र रूप से तो नहीं किया जा सकता है, किंतु स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, देखिए एकदम साफ है, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रयोग हम करते हैं, उसका प्रयोग हम करते हैं तो उनको हम हलंत कहते हैं। जैसे पा, खा, गा, ये पूर्ण रूप से जब इनको हमें थोड़ा सा ही प्रयोग में दिखाना है, बस जल्दी से खत्म करना है, और उसको लिखे कैसे, अगर हम इसको पूरा लिख देंगे तो वो पूरा माना जाएगा, लेकिन उसका बहुत कम समय के लिए उस शब्द की ध्वनि आई है तो उसके नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत का चिन्ह ये ऐसा होता है जब किसी व्यंजन में इस तरह का चिन्ह लगा होता है तो आप समझ लीजिए कि ये होता है आपका हलंत। जैसे विद्यार्थी, द्वंद्व, द्वंद्व समास पढ़ा होगा, भी मैं आपको अगले क्लास में इसके अगले कुछ क्लासों में के बाद में इसको बताऊंगी। तो ये जो आप इस तरह के वर्ड में नीचे लगा रहता है द्वारा, तो इस तरह से जो यानी कि थोड़ा सा हमें बोलना है तो यहाँ पर ये क्या होता है, हलंत कहलाता है। आशा करती हूँ कि ये आपको क्लास में आज ये स्वर समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आपको शुभकामनाएं देते हुए आपके अगली आगामी परीक्षाओं के लिए मैं आज की क्लास यहीं पर बंद करती हूँ। धन्यवाद।